कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोगों को कनेक्ट कर रहे थे, जोड़ रहे थे। इस तरह का माहौल नहीं था और गांधी के एंट्री के बाद का माहौल कुछ और हो गया। भारतीय राजनीति में नहीं देखने को मिलता है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन क्लास को आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पूर्व में घोषित किया था कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग संपूर्ण तैयारी जो है ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे और इसमें यूपीएससी से संबंधित विषयों का भी साथ में कुछ अवलोकन और चर्चा किया जाएगा। तो विशेषकर देखा जा सकता है कि हमारा जो अध्ययन होगा वो मुख्यतः दो आधारित होगा। एक तो होगा कि यूपीएससी और बीपीएससी का एक समग्र तरीके से हम लोग अध्ययन करें, अवलोकन करें, ताकि मुख्य परीक्षा में जब हम लोग अपना आंसर राइटिंग करें तो उस आंसर राइटिंग में हम वैसे तथ्यों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें ताकि हमारा जो है इसमें मार्क्स जो है कि वो अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। क्योंकि एक सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है कि मुख्य परीक्षा में आप जो है एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हम लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे मुख्यतः अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले तथ्यों का संकलन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम लोग आज से जो क्लास शुरू कर रहे हैं, आप लोग को क्या करना है? आप लोग को दो तीन चीजों पर ध्यान देना है। जैसे अगर कोई भी टॉपिक्स का अगर हम लोग चयन करते हैं तो उस टॉपिक को सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिलेटेड बुक्स में जाकर आप उससे अध्ययन शुरू करेंगे। उसको अध्ययन करने के बाद उसका एक सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि उसको समरी करके आप जो है कुछ अपनी बातों को उसमें कह सकते हैं। और उसके बाद जब है उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न, चाहे वो बीपीएससी के परीक्षा में आया हो मुख्य परीक्षा में या यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में आया हो, उसको आप उससे रिलेट करेंगे और उसके बाद उसको एक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर फॉर्मेट पर कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे और तब जाके आंसर लिखा जाएगा एक अप्रोच के साथ सेट करके। ये हमेशा ध्यान रखेंगे और इस ध्यान के माध्यम से, यानी इस ध्यान करते हुए हम लोग जो है एक सटीक आंसर और टू द पॉइंट जो सिलेक्शन होता है कंटेंट का, वो करने का प्रयास करेंगे। तो आज से जो हमारे पढ़ने का, जो तैयारी करवाने का जो तरीका होगा वो मुख्यतः ये होगा कि हम लोग किसी विषय वस्तु को उठाएंगे और इसमें कहा जा सकता है कि गहनता से जो है उसका हम लोग एक तरह से प्रस्तुतिकरण करने पर चर्चा करेंगे, ताकि कुछ तथ्यों को आप संकलित कर सके, कलेक्ट कर सके और उसको पॉइंट टू पॉइंट जो है उसको आप एलोबरेट करके आंसर में प्रयोग कर सकें। तो स्वाभाविक है हमारी जो तैयारी होगी वो मुख्यतः उन बच्चों के लिए लाभकारी होगा जो बिगिनर्स हैं, वो भी अच्छा से कर सकते हैं। दूसरा, वैसे बच्चे जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कंटेंट जो है उस तरह का नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं और मार्क्स उनका नहीं मिल पा रहा है, तो स्वाभाविक है वैसे बच्चों को लाभकारी होगा। तो हम लोग जो है सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हुए एक अप्रोच आधार पर जो है उसको हम लोग सेट करेंगे। तो ऐसी तैयारी हमारी शुरुआत होगी। जैसा कि हम लोगों को पता है, आधुनिक भारत एक ऐसा विषय है जो यूपीएससी के पेपर 1 में पूछा जाता है और बीपीएससी के पेपर 1 में जो है उसमें भारत एवं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो स्वाभाविक है अगर दोनों जगह देखा जाए तो इंडियन एस्पेक्ट्स में, अगर यूपीएससी एस्पेक्ट्स में बोला जाए तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होगा, मगर जब हम बिहार के रिस्पेक्ट में आ जाएंगे तो भारत एवं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति वो सिलेबस में हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो निरंतर जो है ज्यादा पूछे जाते हैं और वो फोकस पॉइंट होता है। जैसे नेशनल मूवमेंट अगर बोला जाए तो नेशनल मूवमेंट में, जैसा हम लोग पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, गांधी, तो स्वाभाविक है गांधी रिलेटेड यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में ज्यादा पूछे जाएंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, जैसा कि आपको भी पता होगा, सबसे बड़ा रीजन एक ही चीज है कि नेशनल मूवमेंट में जब हम 1917 से 1947 की चर्चा करते हैं तो वन मैन शो नजर आता है, गांधी नजर आता है। चूंकि आप चाहे तो 1917 में आप चंपारण सत्याग्रह की बात करें, उसके बाद आप खेड़ा, अहमदाबाद और उसके बाद निरंतर असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, उससे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह, सभी आंदोलनों में अगर देखा जाए तो मुख्यतः मुख्य किरदार जो है वो गांधी के नेतृत्व में चलता रहा। यानी जन आंदोलन हुआ और जन आंदोलनों में गांधी ने विशेष भूमिका उसमें निभाई है। तो स्वाभाविक है ये प्रश्न का आधार तो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा जिसमें गांधी मुख्य होंगे। तो स्वाभाविक है गांधी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो गांधी जो है उनका एक कुशल नेतृत्व जो है वो उभर कर कब सामने आया? चंपारण सत्याग्रह के बाद। मगर कभी कभी ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में जो है गांधी एक कुशल नेतृत्वकर्ता के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है क्वेश्चन का दोनों रूप है, चाहे चंपारण
चंपारण की बात करें तो चंपारण में शुरुआत, क्योंकि चंपारण के बाद उन्होंने नेतृत्व करना संभाल लिया। और अगर हम लोग बात करें नेशनल मूवमेंट में, अगर सीडीएम की बात करें यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस दौर में भी देखेंगे कि गांधी एक परिपक्व नेतृत्व के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो स्वाभाविक है इसी तरह से हमारी पढ़ाई होगी जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोगों का आज का होगा जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा जाए तो, और अगर हम लोग इसको बीपीएससी एस्पेक्ट्स में देखें या यूपीएससी दोनों को देख समरी टाइप में देखें तो गांधी दर्शन और रणनीति की भी चर्चा होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीछे भी हम लोग थोड़ी सी बातें इस पर चर्चा कर चुके हैं कि गांधी युग का पदार्पण या शुरुआत जो है 1917 से 47 तक देखा जा सकता है, यानी पूरा दौर जो है गांधी युग के नाम से जाना जा सकता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जो है उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का दो ऐसे अचूक अस्त्र हैं, अस्त्र मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे वेपन्स का प्रयोग किया है जिसका सफल प्रयोग उन्होंने पूर्व में दक्षिण अफ्रीका में ही कर रखा था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि दक्षिण अफ्रीका जब गांधी थे तो वहां पर जो है उन्होंने कुछ ऐसे मूवमेंट्स, कुछ ऐसे आंदोलन किए थे जिसको अभी तक पूरे भारतीय इतिहास नहीं पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में भी देखा जाए तो बड़ा एक अलग था, एक यूनिक था, चूंकि उन्होंने वहां पर सत्याग्रह, अहिंसा जैसे चीजों का अस्त्र का प्रयोग किया था। स्वाभाविक है जब वो गांधी भारत आते हैं तो भारत आने के बाद भी उन्होंने ये प्रवृत्ति जो है भारतीय आंदोलन में भी यानी भारत के नेशनल मूवमेंट में भी सत्याग्रह, अहिंसा, इन सब अस्त्रों का प्रयोग, सफलतम प्रयोग बल्कि यहां पर उन्होंने किया। अगर गांधी पर हम लोग और ज्यादा से सूक्ष्मता से अध्ययन करें या गांधी पर हम लोग नजर डालें तो स्वाभाविक है गांधीवादी आंदोलन या नेशनल मूवमेंट आंदोलन जो कहते हैं उसमें गांधी को दो प्रवृत्ति यानी गांधी की दो स्टैंड को देख सकते हैं, दो एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। पहला उनका देखने का जो तरीका है, उन्होंने सभी वर्गों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। ये क्यों किए, आखिर कैसे किए? स्वाभाविक है इस पर चर्चा तो होनी चाहिए। तो उन्होंने इन समस्याओं का समाधान करके, चूंकि उनकी समस्या अगर रहेगी तो वो नेशनल मूवमेंट में भूमिका नहीं अदा कर सकेंगे, तो जन आंदोलन के लिए जनता की समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। स्वाभाविक है उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उन्होंने आम लोगों को जो है एक तरह से जोड़ दिया। तो जोड़ने का आधार क्या था? उनकी समस्याओं को दूर किया। दूसरा एक बड़ी समस्या हमारे समाज में, सोसाइटी में देखने को मिलती है, वो है कि समाज जो है आपस में कॉन्फ्लिक्टेड होता है, एक दूसरे से संघर्षरत होता है। स्वाभाविक है गांधी इस चीज को बखूबी समझते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम एकता का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको जनाधार निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाई। स्वाभाविक है अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, दूसरे तरीके से देखा जाए तो भारत में सत्याग्रह और अहिंसा का सफलतम प्रयोग 1917 चंपारण में आप देख सकते हैं। चंपारण के बारे में हम लोग अलग से उस पर चर्चा करेंगे। खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, इन सब चीजों में भी देख सकते हैं। इसके बाद हिंदू मुस्लिम एकता, जैसा कि अभी हमने कहा, तो हिंदू मुस्लिम एकता के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो शायद आप लोग को पता होगा कि 1920 से 22 का जो दौर है, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट का दौर माना जाए या फिर असहयोग आंदोलन, ये दोनों में आप देख सकते हैं। यानी गांधी जो है विशेषकर यानी विशेष तौर पर देखा जाए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने बताया कि सामाजिक वर्गों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर लिखने का प्रयास करेंगे, इसमें इस चीज पर ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता, चाहे वो कह सकते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान, ये दोनों चीज जो है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब दूसरे एंगल से देखा जाए और आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो गांधी ने चूंकि जनता को जोड़ा, और जनता जब जोड़ा तो उसका सफलतम प्रयोग भी देखने को मिलेगा। और जोड़ा कब? तो आप अगर पूर्व में आप अध्ययन कर रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे, तो जैसा कि पता है कि जब चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस हो गया था, तो असहयोग आंदोलन के बाद से अगले सीडीएम यानी कहने का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर का जो काल है वो रचनात्मक कार्य का काल है। और रचनात्मक दौर में गांधी ने उन जनाधार को निर्माण करते रहा और जन आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करता रहा। स्वाभाविक है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो जनता ने उनको सपोर्ट किया, जैसा कि अभी हम लोग बता रहे थे कि एक जन नेता के तौर पर उनको प्रस्तुत किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गांधी जी
सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अगर देखा जाए कि राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे और आगे बढ़ाएं, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी के देख सकते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी वही चीज देखने को मिलता है, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी इसी रूप में नजर आते हैं, जो कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का मार्ग जो है, जो निरंतर उन्होंने तय किया था, वो कंप्लीट होता है और भारत को 1947 में, जो कि हम लोग को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अब बात किया जाए जहां तक गांधीवादी दर्शन के बारे में और गांधीवादी रणनीति के बारे में, तो गांधीवादी दर्शन की बात जहां तक की जाती है, तो महात्मा गांधी जो हैं, कहा जा सकता है कि मौलिक तौर पर कोई राजनीतिक विचारक नहीं थे। ये सब हम लोग को पता है, क्योंकि राजनीतिक विचारक जैसे होते हैं उस तरह का उनका कोई दिख नहीं सकता, और नहीं था, कुछ उस तरह का चीज नहीं दिखता है जो उनके विचारों में। तो गांधी थे कैसे, गांधी का आधार क्या था, यह प्रश्न तो मन में आता है हम लोगों को। तो स्वाभाविक है गांधी की विचारधारा जो है उनके जीवन से प्रेरित था। उनके पर्सनल लाइफ में देखा जाए, जब उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग जब अध्ययन करते हैं गांधी के बारे में, तो उनके धर्म, चूंकि उनकी माता की शिक्षा, स्वाभाविक सी बात है, तो हम जब बोलेंगे ये लाइन को किस प्रकार से आंसर राइटिंग में करेंगे, तो महात्मा गांधी कोई मौलिक विचारक नहीं थे, बल्कि उनकी विचारधारा पर उनके जीवन, धर्म, समय की परिस्थिति, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं और कई अन्य दार्शनिक विचारकों का प्रभाव तो पड़े, मगर वो विशुद्ध तौर पर कोई पॉलिटिकल विचारक उनको नहीं कह सकते। जैसे कि पॉलिटिकल विचारक में अगर बात किया जाए, तो जैसे आप गौर कीजिएगा, उनके बारे में अगर बात किया जाए, प्लेटो हैं, रूसो हैं, वोल्टेयर हैं, या कई अन्य मिल हैं, ह्यूगल हैं, इन लोगों का अगर बोला जाए तो वो एक तरह से विशुद्ध दार्शनिक विचारक थे। मगर गांधी के बारे में बात किया जाए, गांधी की तुलना अगर करनी हो कि गांधी की जो है दर्शन किस प्रकार था, तो गांधी का दर्शन जो है वो भारतीय संस्कृति में ही झांकने से पता चलता है। जब भारतीय संस्कृति का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलता है। कैसे देख सकते हैं भाई, तो स्वाभाविक है गांधी अगर देखा जाए तो उनकी तुलना महात्मा बुद्ध से। अब महात्मा बुद्ध की जो विचार हैं, जैसा कि हम लोग को पहले ही से पता है, हिंसा है, सत्य की बात करते हैं, वो भी स्वाभाविक है उनसे उनकी तुलना की जा सकती है। अगर इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में देखा जाए, सुकरात, तो हम लोग जब इसको लिखने की बात करेंगे तो उनका किसी राजनीतिक दार्शनिक विचारक से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, बल्कि उनकी तुलना जो है वो महात्मा बुद्ध और सुकरात जैसे लोगों से की जा सकती है, क्योंकि वो जो है गांधी को एक व्यवहारिक पुरुष बनाता है, समय और परिस्थिति के अनुसार वो बिल्डअप करता है गांधी को। तो हम लोग यहां पर इस बात को लिखने का प्रयास करेंगे कि गांधी एक व्यवहारिक पुरुष बनते हैं, और इसी कारण से संभवतः कुछ एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं प्रश्न कि गांधी कर्मयोगी के तौर पर देखने को मिलता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं गांधी को कि गांधी जो है, चूंकि इस तरह का उनका दर्शन है कि उसे एक हम लोग कह सकते हैं व्यवहारिक पुरुष है, एक कर्मयोगी है। स्वाभाविक है उनके जो दर्शन है वो पूरी जीवन दर्शन से प्रभावित था, जीवन से प्रभावित था। उनके सत्याग्रह में निर्भीकता का एक विशेष अंग था, क्योंकि निर्भीक होकर उन्होंने किया। चूंकि आप उन्होंने सुने भी होंगे कि अहिंसा जो है किसी कायर का काम नहीं है, क्योंकि वो निडर का काम होता है अहिंसा करना, क्योंकि अहिंसा इतना आसान नहीं होता है। स्वाभाविक है सत्याग्रह जो गांधी ने किया है और वो बड़े निर्भीकता से किया है, तो हमारे लिखने में उनके दर्शन में इस बात पर जरूर उल्लेख करेंगे। और स्वाभाविक है निर्भीक क्यों थे गांधी, तो सत्य के सच्चे पुजारी हैं, सत्य के सच्चे पुजारी हैं। उनका विश्वास जो है सत्य पर है, और सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। स्वाभाविक है ईश्वर प्रेम ही ईश्वर है। स्वाभाविक है ये गांधी का मूल तत्व है। शायद यही कारण है कि गांधी जो है कुछ ऐसे विचारों से प्रभावित थे और ऐसे विचार उन्होंने दे दिया। उनके दर्शन में देखने को मिलता है कि पापी से जो है, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि पाप से हम लोग जो है दूर करने का प्रयास करें, पापी से घृणा नहीं करें। यही कारण है वो गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। हृदय परिवर्तन अर्थात वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके साम्राज्यवादी कहने का मतलब है इंपेरियलिज्म, हम लोग कह सकते हैं। तो उस तरह के जो पॉलिसीज थी, चूंकि वो दूसरे पर कब्जा कर लेते थे, स्वाभाविक है दूसरे पे कब्जा करके उसको गुलाम बना देते थे और अपने स्वार्थ की सिद्धि करते थे, उसके विरोधी हैं गांधी। स्वाभाविक है अंग्रेज विरोधी नहीं, व्यक्ति के विरोधी नहीं है,
उनको कहा जा सकता है कि वो उनकी नीतियों के विरोधी थे। अगर हम लोग इसको लिखने लगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो साम्राज्यवादी नीतियों के विरोधी थे। इसीलिए अंग्रेजों के वो विरोध नहीं था, चूंकि अंग्रेजों की पॉलिसी खराब थी, स्वाभाविक है यही उन्होंने किया। और यही कारण है कि उनका ये जो खास करके अंग्रेजों का जो अन्यायकारी जो नीतियां थी, उनका जो कार्यक्रम था, जो करते थे वो लोग अंग्रेज जो हैं, स्वाभाविक है इन सब को जो है उन्होंने मूलतः उसकी प्रकृति को समझा और आम लोगों को प्रेरित किया, उनको भगाने में जो है एक तरह से जन आंदोलन का बड़ा एक भूमिका उन्होंने निभाया, जन आंदोलन खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब गौर कीजिए, गांधी का व्यक्तिगत दर्शन की बात अगर किया जाए तो गांधी का व्यक्तिगत दर्शन, जैसा कि हम लोग अभी कह रहे हैं, तो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य सत्य की ही प्राप्ति तो होता है। सत्य की बात करते हैं, स्वाभाविक है, और सत्य जो है काफी कठिन होता है, स्वाभाविक है। उनका कहना है, उनका मानना है, उनके दर्शन में देखने को मिलता है कि हमेशा नैतिक कार्य किए जाने चाहिए। स्वाभाविक है वो नैतिकता पर बल करते हैं। और यही कारण है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब गांधी आते हैं दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, और आने के बाद जब उस दौर में आप याद अगर करेंगे, अगर देखेंगे, पढ़ाई करते होंगे तो इस बात पर ध्यान देंगे कि वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 1918 का काल। और इस वर्ल्ड वार में गांधी बोलते हैं, एक नैतिक आधार पर समर्थन दिया और बोला कि भारतीयों को अंग्रेजों के इस विपत्ति काल में मदद करना चाहिए। और स्वाभाविक है इसी कारण से उन्होंने सेना में भर्ती होने का आह्वान किया। इसीलिए ये उनके लिए कथन भी प्रचलित है कि सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, कुछ लोग बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जो है नैतिक आधार पर उनको समर्थन देने की बात कहा, ना कि अंग्रेजों की नीतियों के समर्थन किया उन्होंने। तो दूसरी ओर जैसे ही आप देखा करें कि वर्ल्ड वार के दौर में जैसा हम लोगों ने समर्थन दिया और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि भाई क्या होना चाहिए, तो वो लोग हमारे भारतीयों को जो है एक तरह से होम रूल दे दें या भारतीयों के लिए जो है अच्छा कानून बनाएं, भारतीयों के हित कर बात करें, मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि रॉलेट एक्ट में देख सकते हैं, रॉलेट एक्ट के समय देख सकते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड में तो निरसंस है उनका भाई, ऐसा कृत्य तो जो है कोई मानवीय यानी मानवता ही शर्मसार होती है ऐसे में। इसके अलावा कुछ और दमनात्मक घटनाएं जो कहीं ना कहीं गांधी को द्वेलित करता है, और गांधी द्वेलित होते हैं तो स्वाभाविक है गांधी अपने रणनीति में एक बड़ा व्यापक बदलाव देख सकते हैं। स्वाभाविक है गांधी का आंदोलन का जो स्वरूप है वो तो ज्यों का त्यों है। गांधी तो हमेशा अपने नीतियों में कहीं बदलाव नहीं करते हैं, मगर सरकार की इन नीतियों का विरोध करते हैं, और यही विरोध देखने को मिलता है। गांधी की एक बड़ी और विशेषता है भाई, अगर जब दर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग और दर्शन के बारे में लिखने की बात करते हैं, तो गांधी के दर्शन में एक और चीज देखने को मिलता है, साधन और साध्य में एकरूपता। हालांकि हम लोग ये भी बोलते हैं साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं गांधी, तो साधन और साध्य की एकरूपता भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अहिंसात्मक सत्याग्रह, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण तरीके से उल्लंघन। अगर पूर्व में देखा जाए तो उन्होंने तो कई दमनात्मक नीति अपनाई, भारतीयों को कुचलने का प्रयास किया, हर संभव उनको कुचलने का प्रयास किया, मगर दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं कि गांधी ने क्या किया, उसका कैसे काउंटर किया, तो शांतिपूर्ण तरीके से यह काम किया। यानी जो भी आंदोलन चलाया शांतिपूर्ण तरीके से चलाया, सामूहिक गिरफ्तारियां दी, शांतिपूर्ण मार्च किया, जैसा कि आपको पता है हड़ताल का आयोजन किया गया, इवन कि समझौता और वार्ता के लिए भी उनके द्वार हमेशा खुले हुए थे। सकारात्मक प्रयास कहते हैं इसको, यही तो कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों चीज उनमें एक रूप था। यही तो है गांधी, और यही कारण है कि गांधी ने हमेशा संगठनात्मक क्षमता जो बढ़ाने पर बल दिया, इसीलिए गांधी ने जन आंदोलन को आगे बढ़ा सके, और वो संगठनात्मक में इन सब चीजों को, इन सब दर्शन को, इस सब चीजों को उन्होंने जो है अक्षरशः उतारने का प्रयास किया, यानी वर्ड बाय वर्ड इसको उतारा है, ना केवल प्रैक्टिकली, यानी चूंकि इसलिए व्यवहारिक बोला, उनको कर्मयोगी बोला, व्यवहारिक पुरुष कहा। स्वाभाविक है ऐसा भारतीय राजनीति में नहीं देखने को मिलता है, यही गांधी देखने को मिलता है, ये गांधी की दर्शन में विशेष देखने को मिलता है। स्वाभाविक है जो उन्होंने जितना भी उनका फिलॉसफी है, जो भी उनका दर्शन है, पूरी गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में आप देख सकते हैं।
प्रत्येक आंदोलन पर आप अगर चर्चा करेंगे, चाहे वो हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, या पीछे का पूर्व का आंदोलन असहयोग आंदोलन की बात करें, या व्यक्तिगत सत्याग्रह या क्विट इंडिया मूवमेंट की बात किया जाए, सभी आंदोलन में देखने को मिलता है। स्वाभाविक है गांधी ने इसे कुशल प्रयोग परिलक्षित देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी का यह कुशलतम प्रयोग है। क्योंकि इससे अच्छा प्रयोग गांधी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता था। क्योंकि गांधी ने जो चीज किया वो किसी दूसरे ने नहीं किया, यही गांधी को विशेष बनाता है। इसलिए हम लोग अंततः इसमें पॉइंट कह सकते हैं कि गांधी का दर्शन जो है समकालीन इतिहास में, उस काल के इतिहास में एक अनोखा है, और उन्होंने न केवल दर्शन प्रस्तुत किया बल्कि इसको व्यवहारिक स्वरूप भी देने का प्रयास किया। गांधीवादी रणनीति पर चर्चा करते हैं, यानी गांधीवादी आंदोलन की रणनीति क्या थी। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, परिचित भी हैं, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। तो संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति है क्या? स्वाभाविक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा हम लोग हल्का सा बात चर्चा करते हैं इस पर। जैसा कि हम लोग देखते थे गांधी के आंदोलन में चर्चा करते हैं, तो जब पहली बार गांधी आए और चंपारण सत्याग्रह जब हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, 25% देने के लिए अगर राजी हो गया तो गांधी ने समझौता कर लिया। मगर आगे चल के इसी तरह से फिर असहयोग आंदोलन हुआ, तो इसी तरह से वो धीरे धीरे दबाव डालते थे और संघर्ष करते थे। संघर्ष के बाद एक दौर होता था, जिसके बाद थोड़ा सा समय विराम होता था। विराम कहने का मतलब उस दौर में भी गांधी जो है रचनात्मक कार्यों को करते थे। रचनात्मक कार्य में जैसा कि आप समझ सकते हैं कि खादी को प्रमोट करना, लोगों को जोड़ना, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, शराबबंदी के बारे में बात करते हैं। स्वाभाविक है गांधी का ये जो दौर है ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गांधी एक नई ऊर्जा के साथ नई आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर देते हैं। यही तो खास है गांधी। तो ये विशेष चीज जो है गांधी का संघर्ष विराम संघर्ष जो है गांधी की एक रणनीति देखने को मिलती है। और एक बड़ी खास बात और बता दें इसके बारे में, जब हम लोग पॉइंट लिखने की बात करते हैं मेंस में, मुख्य परीक्षा में, तो इस बात पर ध्यान देना है कि गांधी जब भी रचनात्मक कार्य करते थे, कोई भी कार्य करते थे, तो कानूनी ढांचे के अंतर्गत करते थे। यानी उन्होंने जो कानूनी ढांचे के अंतर्गत जो अधिकार उपलब्ध था, उस अधिकार उपलब्ध जो थे उस अधिकारों के दायरे में ही करते थे। जैसे सामाजिक आर्थिक रचनात्मक कार्य किया उन्होंने, तो कानूनी ढांचे के अंदर किया। स्वाभाविक है वो ये साबित करना चाहते थे इन सब चीजों के माध्यम से कि अंग्रेजों ने जो भारतीयों को रियायत दे रखा है वो अपर्याप्त है। वो अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि अगर वो दे देते सब कुछ तो भारत का विकास ना होता, भारत आगे ना बढ़ता। ऐसा तो हुआ ही नहीं। स्वाभाविक है गांधी का तत्कालिक जो बोला जा सकता है कानूनी ढांचे के रियायत को कह सकते हैं, यानी कानूनी ढांचे के अंतर्गत ही जो रियायत प्राप्त था उस रियायत को जो है अपर्याप्त सिद्ध कर दिया। यही बड़ी बात है गांधी की। इसको हमेशा पॉइंट आउट करके रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, आप गांधी पहले से अधिक ऊर्जा से और अधिक प्रभावशाली तरीके से आंदोलन छेड़ते थे। स्वाभाविक है ये जो चीज है ये गांधी को मजबूत करता है, और मजबूत करने के साथ साथ भारत के नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन को और ज्यादा ताकत देता है। स्वाभाविक है गांधी की ये रणनीति असहयोग आंदोलन से जो प्रारंभ होती है और ये भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर देखने को मिलती है। यही कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी हम लोग इस तरह का देख सकते हैं कि चूंकि जनता प्रेरित थी, जनता तैयार थी, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब गांधी ने चूंकि इतना तैयार कर दिया था कि जनता स्वतः स्फूर्त हुई। हालांकि उसमें गांधी के जो नीति है उसको कैसे पालन किया गया वो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं कि गांधी की रणनीति में जो है परिकल्पना, जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पर आधारित था। सबसे पहला गांधी का जो परिकल्पना है उसके कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ तत्व हो सकते हैं। इस पर भी हम लोग को चर्चा करना है, लिखना है अपने आंसर में, चूंकि एक एनालिटिकल एस्पेक्ट्स में है ये बात। सबसे पहला बात जन आंदोलन। अब गांधी जन आंदोलन को तो खड़ा कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग अभी अध्ययन भी किया। तो जन आंदोलन का चरित्र हमेशा एक ऐसा होता है कि देर और सवेर उसमें ठहराव आ जाती है, क्योंकि लंबे समय तक जन आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि जनता जो है जुटी है, स्वाभाविक है उनके परिवार वाले लोग और अन्य लोग हैं, स्वाभाविक उनको कमजोर भी करता है। तो इसलिए कोई आंदोलन लंबे समय तक चलेगा और ऐसा होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफी है। तो इसलिए गांधी जो है वो इस चीज को समझते थे। इसीलिए गांधी के जन आंदोलन में विशेष देखने को मिलता है कि उसका चरित्र जो है वो उन्होंने समझ रखा था, इसीलिए वो ठहराव लाते थे और उसका केंद्र बिंदु जनता होता था। क्योंकि जनता की जो संघर्ष की क्षमता होती है वो सीमित होती है और गांधी इससे अवगत थे, अवगत यानी समझते थे।
स्वाभाविक है, इसीलिए वो बड़ा सफल प्रयोग करते हैं। जनता को कैसे प्रयोग करना है ये गांधी से बेहतर और कौन जानता है। दूसरा नंबर अगर बिंदु पर बात किया जाए, विराम काल। विराम काल यानी जो पीरियड ऐसा होगा जब दो आंदोलन के बीच में कोई ऐसा पीरियड जिसमें कुछ नहीं हो रहा है मगर वो बहुत कुछ हो रहा था, गांधी के एस्पेक्ट्स में देख के देखिए। दूसरा सबसे बड़ा बात है वैचारिक सक्रियता, एक्टिव तरह से लोगों को वैचारिक तौर पर जोड़ा। कैसे जोड़ा? जन संघर्ष के लिए प्रेरित किया जनता को। औपनिवेशिक दमन का जो चरित्र है लोगों को उससे अवगत करवाया। यही खास है, एक विशेष है, देखने को मिलता है। रचनात्मक कार्यों के लिए भी अगर देखा जाए तो रचनात्मक कार्य क्यों किया? स्वाभाविक है, चाहे खादी हो गया, ग्राम उद्योग की बात हो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो गई, राष्ट्रीय शिक्षा की बात हो गई, छुआछूत का उन्मूलन, जिसको अस्पृश्यता का उन्मूलन भी आप कह सकते हैं, वस्त्र का जो है विदेशी वस्त्र का त्याग है, शराब का जो है बहिष्कार है, इन सब रचनात्मक कार्यों को जोड़ा। इससे क्या किया गांधी ने? लाखों लोगों को जोड़ा, लाखों लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रेरित किया। चूंकि इससे हुआ क्या? राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। यही तो अवेकनिंग है गांधी की, और यही अवेकनिंग के माध्यम से गांधी ने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। और सबसे बड़ी बात है मुख्य धारा से जोड़ा आराम से। स्वाभाविक है। दूसरा एक और चीज है, इस पर देखा जाए कि नई उत्साह और नई प्रेरणा और नई क्षमता के साथ आंदोलन को पुनः तैयार करने के लिए गांधी जो है लोगों को प्रेरित करते हैं, शक्तिशाली आंदोलन चलाए। यही तो है गांधी की रणनीति, यही गांधी का जो है मुख्य अगर पोस्टुलेट्स कह सकें, परिकल्पना कह सकें, वो देखने को मिलता है, उसी के तत्व है ये। तो स्वाभाविक है जब हम आंसर राइटिंग करेंगे इन सब बातों पर बात करेंगे। चूंकि रचनात्मक कार्य के माध्यम से गांधी जो है यह चीज करने का प्रयास कर रहे थे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लोगों को कनेक्ट कर रहे थे, जोड़ रहे थे। यही तो बड़ी विशेषता है। ऐसा नेशनल मूवमेंट में गांधी के देखने को मिलता है और यही गांधी को विशेष बनाता है। अब रहा ये तो हम एक तथ्यों पर चर्चा किए। अब अगर हमारी बात कहा जाए कि हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट, तो स्वाभाविक है आप सबसे पहले एक बैकग्राउंड बना लेंगे। बैकग्राउंड मतलब एक पृष्ठभूमि का तैयार करेंगे, क्योंकि एक सेल्फ नोट्स तैयार करना होगा। क्योंकि आज से हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं तो सेल्फ नोट्स की जरूरत होगी, और सेल्फ नोट्स बनाएंगे तभी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे, है ना। तो पढ़ने का आयाम थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो सेल्फ नोट्स बनाना है। जितनी बातों पे चर्चा की, पहला मेरा अगर एस्पेक्ट्स देखा जाए तो हम लोगों ने बात किया, एक बैकग्राउंड खड़ा किया गांधी का, एंट्री करवाएं। फिर गांधी के बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने गांधी के दर्शन फिलॉसफी पे बात किया, फिर गांधी के रणनीति पे बात किया, और उससे संबंधित हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट को समझने, एनालिटिकल एस्पेक्ट्स में समझने का प्रयास किया। तो इतने फेज में आप गांधी को कर ले। उसके बाद क्या करें, इससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, गांधी रिलेटेड जो भी बुक्स आप अच्छे किताबों का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उन पुस्तकों का अध्ययन करें। अध्ययन करके उसको सारांशता, जैसा कि हम पहले शुरुआत में ही बोला वीडियो के, उसमें क्या करें कि आप सारांशता उसको एक तरह से लिख लें अपने कॉपी पर। अब ये दोनों कंटेंट आपके पास उपलब्ध हो चुका है। अब तीसरा नंबर आप इसमें क्या करें कि आप रिलेटेड क्वेश्चन जो भी इससे, चूंकि रणनीति से आप बात क्वेश्चन पूछेगा या दर्शन से कहीं पर क्वेश्चन पूछेगा, फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में चूंकि और आगे भी चर्चा होगी निरंतर, तो और इसमें विस्तार होता जाएगा नॉलेज का, तो उसको जोड़ लें। और जोड़ने के बाद देखें हम लोग कि क्वेश्चन क्या क्या रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को जो है आप बनाने का प्रयास करें। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएं, फॉर्मेट तैयार करें, फॉर्मेट के बाद कंटेंट सिलेक्शन करें, कंटेंट सिलेक्शन करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन करें विद द हेल्प ऑफ अप्रोच, एक दृष्टिकोण बनाते हुए कि हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, और वो देखने का नजरिया यही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग और विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी निरंतर गांधी चलेगा, क्योंकि गांधी का आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, जैसा कि आप भी समझ रहे होंगे। क्योंकि अगला पड़ाव फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक है अगले वीडियो में और विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।